हे गाइस, मैं हूँ गीतिका। वेलकम बैक टू स्टडी विद गीतिका। तो देखो, मैं समझ सकती हूँ कि आप लोगों को कितनी प्रॉब्लम हो रही होगी इस समय। आप मतलब क्या महसूस कर रहे होगे, मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि मैं भी उसी फेज से गुजर रही हूँ। मतलब एग्जाम की डेट आउट हो चुकी है और मेरी भी इतनी प्रिपरेशन नहीं हुई है। मैं सच कहूँ तो मैंने इतनी तैयारी नहीं की अभी तक, क्योंकि इतना सारा पढ़ना है, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। अभी ज़्यादा से ज़्यादा मेरे 5-6 टॉपिक कंप्लीट हुए हैं। उसमें भी कुछ ना टॉपिक के अंदर टॉपिक कंप्लीट हुआ है। पूरा एक कह लो, जैसे मान लो एक मेरा चैप्टर है, मतलब मेरे चैप्टर नहीं कंप्लीट हो रहा है, मेरे टॉपिक कंप्लीट हो रहा है, ये समझो। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि जितना हो सके पढ़ो। अगर देखो आप हार मान के बैठ जाते हो कि नहीं यार, मुझसे नहीं हो पाएगा, अब 24 दिन बचे, इसमें क्या ही हो पाएगा, देखो तो भी नहीं ठीक रहेगा। अगर आप ज़रा-सा भी पढ़ोगे ना, वहाँ पे आपको रियलाइज़ हो जाएगा जब आप वहाँ बैठोगे जाके, शायद मैंने थोड़ा और पढ़ा होता, मैं यहाँ पे अच्छा स्कोर कर पाता या कर पाती। तो देखो मेरी मानो, पढ़ो, मेहनत से पढ़ो। भले ही आपका वहाँ कुछ होता है, नहीं होता है, लेकिन आपको बाद में गिल्ट ना हो कि मैंने कोशिश भी नहीं की। तो कोशिश मत छोड़ना। चाहे कितना भी डिमोटिवेट हो, लेकिन आप पढ़ते रहो। अपने आप को मोटिवेट करने की कोशिश करो। इतनी सारी वीडियोज़ आती हैं, कुछ भी देखो, मोटिवेट हुआ। तो देखो मुद्दे की बात ये है कि पहली बात तो आपका जो फॉर्म है, वो ईएमआरएस म्यूज़िक का जो फॉर्म है, वो दोबारा आपका नहीं फिल होगा। आपको दोबारा से एडमिट कार्ड रिलीज़ कराया जाएगा। वही आपको ईएमआरएस टियर 1 के रजिस्ट्रेशन नंबर से उसको री-डाउनलोड कर लेना होगा, ठीक है? तो ये कन्फ्यूज़न दूर हो गई। तो आज ना मैं सोच रही थी आपको नाट्यशास्त्र करा दूँ। देखो टाइम मेरे पास भी नहीं है और टाइम आपके पास भी नहीं है। तो जो मैं पढ़ती जा रही हूँ, वो मैं आपको पढ़ाती जा रही हूँ। क्योंकि मुझे समझाने में भी ईज़ी हो जाता है और मुझे ज़्यादा टाइम भी नहीं देना पड़ता है। क्योंकि सीरियसली गाइस, मैं आप लोगों के लिए अपना रात का समय निकाल के वीडियो बनाती हूँ। मेरे पास दिन में इतना टाइम ही नहीं होता है कि मैं आपको वीडियो बना सकूँ आपके लिए। क्योंकि मुझे भी बहुत कुछ पढ़ना है। मेरा भी मतलब आधा सिलेबस भी नहीं कवर कर पाई, उतने दिन हो गए। मैं बहुत धीमी स्पीड से कर रही थी। बट अभी मैंने 2 दिन से स्पीड पकड़ी है ना, मतलब पूरा-पूरा दिन बैठती हूँ। पहले मैं ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे पढ़ ली, 3 घंटे पढ़ ली, बट जब से मुझे पता चला कैसे कि डेट आ गई है, मैंने अपनी स्पीड को ना 2x कर दिया। तो आप भी अपनी स्पीड को 2x करो, कुछ चाहिए हो तो मुझे बताओ। भरतकृत नाट्यशास्त्र। जो कृत का मीन्स होता है वो होता है रचना करने वाला। तो नाट्यशास्त्र के रचनाकार थे भरत मुनि। रचनाकाल इस ग्रंथ के रचनाकाल इस ग्रंथ के रचनाकाल के संदर्भ में कई मत प्राप्त होते हैं। प्रथम मत है कि 200 ईसा पूर्व, 400 ईसा पूर्व। दूसरा मत है दूसरी शताब्दी और तीसरा मत है चौथी शताब्दी। चौथा मत है 5वीं शताब्दी। देखो, अगर आपका चौथी शताब्दी ऑप्शंस में नहीं दिख रहा है तो आप वहाँ पे 5वीं शताब्दी को प्रायोरिटी दे देना, ठीक है। फिर नाट्यशास्त्र ग्रंथ का मुख्य केंद्रीकरण नाट्य और अभिनय की ओर है। भरत मुनि नाट्यशास्त्र के अंतर्गत कहते हैं कि गीत नाट्य की संज्ञा है, मीन्स अर्थात गीत के बिना नाट्य अधूरा है। नाट्यशास्त्र को पंचम वेद के नाम से भी जाना जाता था। आचार्य अभिनव गुप्त द्वारा नाट्यशास्त्र पर टीका लिखी गई। नाट्यशास्त्र के कुल 3 संस्करण वर्तमान में प्राप्त हैं। गायकवाड़ ओरिएंटल सीरीज बड़ौदा द्वारा प्रकाशित है और निर्णय सागर प्रेस बम्बई द्वारा। चौखम्बा संस्कृत सीरीज जो है काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनारस द्वारा प्रकाशित है। नाट्यशास्त्र में कुल अध्यायों की संख्या 36 है। आपको 36 अध्यायों के नाम याद होने चाहिए। किस अध्याय में किस चीज़ का वर्णन मिलता है ये भी याद होना चाहिए। बम्बई संस्करण के अंतर्गत कुल 37 अध्याय प्राप्त होते हैं, जो कि निर्णय सागर प्रेस द्वारा प्रकाशित किया गया। नाट्यशास्त्र में संगीत। नाट्यशास्त्र ग्रंथ के 28 से 33वें अध्याय में संगीत विषयक सामग्री का उल्लेख प्राप्त होता है। अगर क्वेश्चन आता है कि संगीत का उल्लेख किस किस अध्याय में प्राप्त होता है नाट्यशास्त्र के, तो आप 28 लगाएंगे या फिर 28 से 33 के बीच जितना है उनमें से कोई ऑप्शन में तो वो लगा सकते हैं। वैसे 28 और 33। 28वां अध्याय कुल श्लोकों की संख्या 151 है। इसमें आचार्य भरत मुनि द्वारा परिभाषिक शब्दावली का विशेष उल्लेख किया गया। 28वें अध्याय में आचार्य भरत मुनि ने तत् घन अवनद और सुषिर चारों प्रकार के वाद्यों के लिए आतोद्य की संज्ञा दी। इसी अध्याय में भरत ने सारनाथ चतुष्टयी हेतु श्रुति निर्देशन की संज्ञा दी। सारनाथ चतुष्टयी को श्रुति निर्देशन की संज्ञा दी, मीन्स श्रुति निर्देशन कहा है। ग्रंथों की दृष्टि से वाद्यों को 4 भागों में वर्गीकृत करने का श्रेय आचार्य भरत मुनि जी को जाता है। 29वां अध्याय 18 जातियों में रस भाव का प्रयोग। इस अध्याय में भरत मुनि ने चित्रा वीणा, ध्रुवा वीणा, चल व अचल वीणा व विपंची वीणा का उल्लेख किया
तथा वीणा वादन की विधि का विस्तृत उल्लेख किया है। भरत ने 28वें अध्याय के अंत में 29वें अध्याय के आरंभ में जातियों का रसों के साथ संबंध स्थापित किया। 29वें अध्याय की श्लोक संख्या 156 पर जाति वर्गीकरण का विस्तृत उल्लेख किया गया है। कुल श्लोकों की संख्या 156 है। 30वां अध्याय। इस अध्याय में सुशिर वाद्यों हेतु समर्पित अध्याय है, मतलब इसमें सुशिर वाद्यों का विस्तृत वर्णन प्राप्त होता है। इस अध्याय में मात्र 13 श्लोक हैं। इसमें वंशी वादक वेणुक के गुण व दोषों का वर्णन भी प्राप्त होता है। तत्पश्चात सुशिर वाद्यों के वादन विधि का भी उल्लेख प्राप्त होता है। भरत मुनि ने सुशिर वाद्यों को नाठी की संज्ञा दी थी 30वें अध्याय में। फिर 31वां अध्याय आता है ताल समर्पित अध्याय। इसमें ताल संबंधित विस्तृत वर्णन प्राप्त है, जहाँ भरत मुनि ने पंचमार्गी तालों का उल्लेख किया। तत्पश्चात ताल की सशब्द व निशब्द क्रिया का उल्लेख किया। इसी अध्याय में सशब्द क्रिया के 4 भेद का वर्णन प्राप्त है, ध्रुवा, सम्या, ताल और सन्निपात। निशब्द क्रिया के 4 भेद हैं, आवाप, निष्क्राम, विक्षेप, प्रवेश। इस अध्याय में श्लोकों की संख्या 502 है। 32वां अध्याय है। भरत अनुसार ध्रुवा के निर्माण में जाति, स्थान, प्रमाण आदि का वर्णन किया गया। व तत्पश्चात रसों एवं गुणों के आधार पर ध्रुवा के प्रकारों का गुणगान भी किया गया। ध्रुवा गान का विस्तृत उल्लेख भी इस ग्रंथ में प्राप्त है। तत्पश्चात भरत ने गायकों व वादकों के गुणदोषों का उल्लेख किया है। 33वां अध्याय। इसमें आचार्य भरत मुनि ने अवरंध वाद्यों की उत्पत्ति का उल्लेख किया। अवरंध वाद्यों के लिए भरत मुनि ने भांड संज्ञा का प्रयोग किया। इस अध्याय के अंतिम चरण में भरत द्वारा मृदंग व मृदंग वादकों के गुण दोषों का वर्णन किया गया। इसमें कुल श्लोकों की संख्या 301। भरत द्वारा रचित नाट्यशास्त्र ग्रंथ के 6ठे अध्याय में रस की निष्पत्ति का विस्तृत उल्लेख प्राप्त होता है। नृत्य का वर्णन कहाँ प्राप्त है और सुशिरवाद, अवनतवाद, वीणा, गायन, ये सब का उल्लेख कहाँ प्राप्त है, ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। इसकी शताब्दी एक बार देख लेना, 4वीं या 5वीं शताब्दी है। वैसे लोग 5 ही लगाते हैं, मैं एक बार इसको और क्लियर करके बता दूंगी कि मेन क्या लगाना। वैसे तो ऑप्शन में 5 है, तो 5 ही लगाइए। अगर और कोई टॉपिक पढ़ना हो तो कमेंट करना। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वेट फॉर नेक्स्ट अपडेट।